हम क्लास 12th के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं। ये भी पढ़ चुके हैं कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं पर यूनिट एरिया, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हम ये भी बता चुके हैं कि गासियस लॉ क्या होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग इज इक्वल्स टू 1/ε0 इनटू में टोटल चार्ज प्रेजेंट इन दैट क्लोज सरफेस। यही हमारा क्या होता है, गासियस लॉ। तो आज हम इस गासियस लॉ की एप्लीकेशंस करेंगे कि किस तरह से हम गासियस लॉ को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो आज के हम इस सेशन में, वेलकम टू द न्यू वीडियो क्लास 12th। आज हम गासियस लॉ की दो एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। ये हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक हमने कंसीडर कर लिया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो आप ये स्ट्रिप देख पा रहे हैं, ये हमने क्या लिया है, एक लाइन चार्ज कंसीडर किया है। इस तरह से ये एक लाइन चार्ज ले लिया और इसके ऊपर कंटिन्यूसली क्या है, एक चार्ज प्रेजेंट है, इस तरह से, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अब हम नेक्स्ट क्या कर लेंगे, इसमें हमने एक क्या कंसीडर किया, अगर हम गासियस लॉ पढ़ रहे तो हमें गासियस सरफेस भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसके अराउंड हमने एक सिलेंडर जिसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, स्मॉल आर। क्या हमने एक सिलेंडर कंसीडर करा लेंथ एल का और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आर का। किस तरह से, इस तरह से। ये क्या काम करेगा, इस पर्टिकुलर चार्ज के लिए गासियस सरफेस का काम करेगा। और इस सरफेस के ऊपर हमने एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया जो इससे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। तो इस फिगर में देखें तो ये हमने क्या लिया, पॉइंट पी ले लिया। और इस पी पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कितना डिस्टेंस ले लिया, आर ले लिया। ये बात यहां तक क्लियर हो गई। तो अब उसके बाद आगे हम इन चीजों को समझाते हैं। अब इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कोई भी तीन सरफेसेस कंसीडर कर लेते हैं। दो सरफेसेस तो क्या हो जाएंगे, इस तरफ वाले जो एंड्स के, जो बिल्कुल एक्सट्रीम टॉप है और जो बिल्कुल एक्सट्रीम बॉटम है, उस चीज को। तो देखिए, जो हमने ये सिलेंडर का ये वाला जो पोर्शन लिया, इसको हमने नाम दे लिया कौन सा एलिमेंट, DS1 एलिमेंट। और जो बिल्कुल टॉप वाला एलिमेंट है और जो नीचे वाला सरफेस एलिमेंट है, उनको हमने नाम दे दिया DS2 एंड DS3। ये बात हमें क्लियर होगी यहां तक। और हमें ये पता है जो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कितनी होती है, लैम्डा। तो हमने उसको क्या कंसीडर कर लिया, लैम्डा कंसीडर कर लिया। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, ये जो पॉइंट है, ये हमने क्या लिया था, ये लिया था P। और ये कितनी दूरी पर है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, R डिस्टेंस की दूरी पर है। अब इसके लिए हम पहले गासियस लॉ को मेंशन कर लेते हैं। तो गासियस लॉ हमें क्या कहता है, जो क्लोज इंटरवल होता है इंटीग्रल E.ds, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1/ε0 इनटू में टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दैट पर्टिकुलर एरिया, ये होता है। तो इसके लिए हम पहले लेके चलेंगे इस पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहां जब हमने अलग अलग तीन सरफेस एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं, कौन कौन से, S1, S2 एंड S3। तो कौन कौन से एलिमेंट कंसीडर किए हमने, उनको मेंशन कर लेते हैं, DS1, DS2 एंड DS3। ये बात क्लियर हो गई। अब हम क्या लेंगे, इस पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करके चलेंगे। तो इस जो ये पर्टिकुलर एरिया हमने कंसीडर किया है, इसको हम अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं ना। तो जो टोटल होगा हमारे पास एरिया, उसको हम ये लिख सकते हैं ना, E.ds1, और किसके अलोंग बात करें हम, DS1 के अलोंग, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल E.ds2, और किसका है ये, DS2 का बात कर रहे हैं। और ये तीसरा क्या था हमारे पास, E.ds3 हो जाएगा, और किसके अलोंग है ये, DS3 के अलोंग है। हमने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हमने ब्रेक करके तीन अलग अलग पार्ट्स में लिख लिया है, क्योंकि इसके अंदर ये पर्टिकुलर जो एरिया है, ये क्या है, DS1, ये कितना है, DS2, और ये क्या है, DS3। अब यहां आप देख सकते हैं ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। कौन सा डॉट प्रोडक्ट, E.ds क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अब हमें डॉट प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं किन्हीं दो वेक्टर्स की,
ए डॉट बी हमारे पास क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है। इस फॉर्मूले को तो हम यूज करेंगे अभी, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें यह भी पता है जो भी सरफेस वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल मीन्स टू से परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर ई की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इस तरफ, और यहां पर जो सरफेस की डायरेक्शन है वो भी क्या है, इस तरफ। तो हम यह क्या बता सकते हैं, जब हम बात करें किसके अलोंग, अलोंग ds1 के अलोंग जब हम बात करेंगे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसी डायरेक्शन में सरफेस वेक्टर ds1 भी है। तो क्या लिख सकते हैं, जो E है वो क्या है, पैरेलल है किसके, ds1 के। हो गया। तो अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब इनके बीच में जो एंगल है, जो थीटा है, वो कितना है, 0 डिग्री। अब देखिए हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे तो हमारे पास E डॉट ds क्या हो जाएगा, ये हमारे पास E ds कोस 0 हो जाएगा, और कोस 0 में पता है क्या होता है, 1। तो हम इसको, इसके लिए जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस लिख सकते हैं। ये बात क्लियर होगी, यहां तक हमने बात की ds1 के लिए। लेकिन अगर बात करें h2 और ds3 के लिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है लेकिन सरफेस वेक्टर किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो ये एक दूसरे क्या हो गए, यहां पर परपेंडिकुलर हो गए, परपेंडिकुलर, और सिमिलरली ये भी परपेंडिकुलर हो गए। तो हम क्या बता सकते हैं, अलोंग ds2 एंड ds3, अलोंग ds2 एंड ds3 क्या होता है, जो E है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ds के। अगर परपेंडिकुलर तो इसका मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री। और हमें पता है जो कोस 90 होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 की। तो इसका मतलब जो ये वाली जो टर्म आएगी, ये वाली और ये वाली क्या आएंगी, 0 और 0 आएंगी। तो यहां से मैं इस वैल्यू को यहां जब प्लेस करेंगे ना, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, और इस तरफ से हमारे पास आएगा 1/ε0 इंटू में चार्ज। ये बात यहां तक हमें क्लियर होगी, है बिल्कुल। अब देखिए ई तो क्या एक तरह से कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि यहां पर हम क्लोज इंटीग्रल कर रहे हैं सरफेस का। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि जो ई है और टोटल सरफेस वेक्टर का इंटीग्रल क्या होगा, ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ε0 इंटू में चार्ज। ये बात क्लियर होगी यहां तक। अब जो इस तरफ है ds, अब देखिए हम पूरे सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो पूरे सिलेंडर का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2πr(h), और यहां पर h की बजाय हमारे पास जो हाइट है कितनी है, वो l है। तो क्या इसकी जगह मैं ये नहीं लिख सकता, 2πr इंटू में l लिख सकते हैं। तो जो ये 2πrl है ये इधर मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आएगा तो किसी में हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो हमारे पास जो टोटल ई आएगा वो क्या आएगा, 1/ε0, ऊपर है क्यू, और जो ऊपर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2πr इंटू में l। ये बात तो यहां तक हमें क्लियर हो गई, 2πr इंटू में l, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमने बताया था जो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज वो क्या होती है, लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ। तो क्या मैं यहां से ये नहीं लिख सकता कि जो चार्ज इक्वल टू लैम्डा इंटू में एल, ये है लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू में एल। जब इसको मैं यहां पर प्लेस करूंगा ना इसकी जगह, तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, 1/ε0, ये क्या आ गया, लैम्डा इंटू में एल, और डिवाइड में क्या आ गया, 2πr इंटू में एल। तो इस एल से इस एल को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो मैं यहां उस रिजल्ट को मेंशन करूंगा, ठीक है। तो वो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास आ जाएगा E वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πε0 इंटू में r। ये हमने किसके लिए बता रहे हैं, तो देखो इसमें हमने यहां पर इसको इसी तरह से किया है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में हमने बताया जो ds2 और ds3 है वो क्या परपेंडिकुलर, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0, और जो
बात करें ds1 वो क्या था पैरेलल, तो उस टाइम पर ई ds बन जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहां पर क्या बता दिया, देखो तो हमारे पास यहां से ई डॉट ds प्लस जीरो इक्वल टू बन गया 1/ε इंटू में क्यू। अब जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमने क्या कर लिया 2πr इंटू में l। तो 2πrl जब उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जाएगा तो आ जाएगा e इक्वल टू 1/ε0 लैम्डा l डिवाइडेड बाई 2πrl। तो इस l से ये l कट जाएगा और हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा e इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2πε0 इंटू में r। तो जो ये हमारा रिजल्ट है, ये रिजल्ट किसका आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके केस में, ड्यू टू ए लॉन्ग थिन स्ट्रेट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये किसकी एप्लीकेशन है, गासियस लॉ की एप्लीकेशन है। एक तो हमारे पास होता है केस ये, अगर दूसरी बात करें दूसरी एप्लीकेशन की, उसमें क्या होता है, हम एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट कर लेते, जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज होती है वो क्या होती है हमारे पास सिग्मा। ये बात क्लियर होगी, ये क्या सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है। अब इसमें क्या लेंगे, हमने एक पॉइंट कंसीडर करा है, एक ये तो हमारा क्या होगा सरफेस जिसके ऊपर क्या है चार्ज प्रेजेंट है, यूनिफॉर्मली चार्ज प्रेजेंट है। फिर उसके अक्रॉस हमने एक सिलेंडर को पास करवाया है, उस सिलेंडर को इस तरह से पास करवाया कि वो इस पर्टिकुलर शीट के दोनों तरफ क्या है इक्वली पास्ड है, मतलब जितना ये इस शीट से इस तरफ है उतना ये शीट से इस तरफ है। ठीक है, तो हम यहां क्या करते हैं, एक पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं इस तरह से, और इसमें क्या है जो P पॉइंट है वो P पॉइंट उस जगह लाई कर रहा है जिसके ऊपर जो हमने गासियस लॉ सरफेस कंसीडर किया सिलेंड्रिकल शेप का, उसका एक एंड इसको टच करता हो। ये बात हमें समझ में आ गई। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, गासियस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए गासियस लॉ हमें क्या कहता है, यही कहता है ना क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/ε0 इंटू में चार्ज। ठीक है, अब इस केस में देखिए, इस केस में हमारा गासियस सरफेस क्या है सिलेंड्रिकल, तो हम इसको यहां अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हमने ले लिया ये, इसको आप मान लो भाई क्या नाम दे लो S1, इसको आप नाम दे लो S3, और इस पर्टिकुलर एरिया को इस पर्टिकुलर रीजन को नाम दे लो कितना S2। ये बात हमें क्लियर होगी। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर डायरेक्शन की बात करें, वो अगर हमने डायरेक्शन ले ली इस तरफ, ठीक है, तो जो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, पैरेलल तो है ही दोनों ही केसेस में, तो यहां हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम तीन अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे एज वी हैव डन इन द अर्लियर वन। तो इसमें क्या आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस किसके अलोंग S1 के अलोंग, प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस किसके अलोंग S2 के अलोंग, प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस किसके अलोंग S3 के अलोंग। अब इसमें देखो सरफेस कौन सा है, सरफेस है हमारे पास ये, ठीक है, तो इसका वो सरफेस वेक्टर होगा, वो सरफेस वेक्टर किस तरफ होगा, वो इसके नॉर्मल होगा, मींस टू से इस तरह से ये इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो यहां पर उसका उल्टा हो जाएगा क्या, S1 के अलोंग और S1 और S3 के अलोंग, देखो अलोंग S1 और S3, इसके अलोंग जब हम देखते हैं तो जो E है वो क्या है पैरेलल है किसके DS के, DS क्या है सरफेस वेक्टर। तो जिस टाइम पर हम इनके अलोंग क्या हो जाएगा, हमारे पास E डॉट DS बन जाएगा EDS के इक्वल। क्यों बन जाएगा, अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब थीटा कितना है, इनका थीटा है 0, तो इसका मतलब E डॉट DS को हम क्या लिख सकते हैं EDS लिख सकते हैं। लेकिन अगर बात करें S2 के अलोंग, इस टाइम पर E की डायरेक्शन तो क्या है इस तरफ, लेकिन अगर सरफेस वेक्टर की बात करें तो उसकी डायरेक्शन कहां है ऊपर की तरफ, तो अब यहां पर क्या हो गई 90 डिग्री।
तो जब हम बात करेंगे किसके अलोंग S2, तो S2 के अलोंग क्या होगा, जो E वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, DS वेक्टर के। तो उस टाइम पर जो हमारे पास E डॉट DS था वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये बात यहां तक क्लियर होगी। तो अब यहां हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमने स्टार्ट किया था क्लोज इंटीग्रल E डॉट DS इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में चार्ज। अब इसमें से हमारे पास क्या बचा है ये देख लीजिए आप, जो ये वाली टर्म है S1 वाली, ये तो EDS बन गई, ये बन गई 0 और ये फिर से EDS बन गई। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, यहां मैं लिखूंगा क्लोज इंटीग्रल E डॉट DS प्लस 0 प्लस क्लोज इंटीग्रल E डॉट DS इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में चार्ज। ठीक है, अब जब ये दोनों क्या है, एक सेम टर्म ही तो है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, 2E और क्लोज इंटीग्रल लिख दिया यहां पर हमने DS का इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में चार्ज। अब देखिए क्या हो जाएगा यहां पर, जब इसका टोटल हम एरिया का इंटीग्रेट करेंगे तो इसको मैं टोटल S लिख सकता हूं। टोटल S या टोटल एरिया जब हम लिख रहे हैं तो इसको मैं क्या लिख लूं, 2E इंटू में A इक्वल टू क्या आ गया, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q। ये बात क्लियर होगी। अब E के साथ जो जो टर्म्स मल्टीप्लाई में उनको हम उधर ले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या किया मैंने, Q डिवाइड बाय A लिख लिया। ठीक है, बात एक ही है, लेकिन मैंने इसको Q के साथ A को डिवाइड में ब्रैकेट में अलग से लिख लिया। तो आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज जो क्या होती है, वो होती है हमारे पास चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। तो अगर हमारे पास यहां Q डिवाइड बाय A आ गया, तो मैं इसको आगे फर्दर ये लिख सकता हूं ना, E इक्वल टू 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू में सिग्मा। ठीक है, या इसको हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। जब हमारे पास चार्ज सिर्फ एक ही साइड पर प्रेजेंट है शीट के, अगर चार्ज प्रेजेंट हो जाए ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ दी शीट्स, तो उस टाइम पर क्या होगा, अभी तक तो हमारे पास जो ये क्या था 2EA और इक्वल टू आया था 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और इनटू में था Q। तो देखिए अगर दोनों तरफ चार्ज प्रेजेंट है तो उनके अकॉर्डिंग दोनों तरफ क्या होगी, अलग अलग सरफेस डेंसिटी होगी। तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला भी हमें पता है ना, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइड बाय। अब एरिया तो शीट का क्या है, सेम। तो इसलिए यहां पर हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है उसको हम सिग्मा 1A और दूसरा जो चार्ज है उसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 2A लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो जब हम इसकी इस साइड को लेके चलेंगे तो 1 बाय समेशन, और यहां पर हम टोटल चार्ज को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1A प्लस सिग्मा 2A लिख सकते हैं। तो इसको जब आगे फर्दर कंसीडर करते हैं तो जो इसमें से जो ये है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ये तो रहेंगे अंदर, लेकिन अगर बात करें A की तो ये दोनों में क्या है, कॉमन। तो इसको हम यहां से बाहर निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और इस तरफ हमारे पास जब इसको लेके चलेंगे तो क्या आएगा, 2EA। तो देखिए यहां से इस A से ये A क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहां से E की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात कब की आ गई, जब हमारे पास किसी भी शीट के ऊपर दोनों साइड में जब चार्ज प्रेजेंट होगा उस केस में। तो ये बात हमारी क्या होगी, सेकंड एप्लीकेशन की क्लियर होगी। और आज की वीडियो में हमें करना क्या था, हमें दोनों एप्लीकेशन ही तो पढ़नी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं गॉसियस लॉ की हेल्प से। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस